नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग शेरशाह सूरी के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग हुमायूं के विषय में पढ़ चुके हैं। हुमायूं के विषय में जितनी भी सारी चीज़ें थी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हमने सारी चीज़ें आपको बताई। अब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी के बचपन के विषय में हम लोग जान लेते हैं, इसका जन्म कब हुआ, कहाँ का शासक बना और कैसे शासक बना। फिर हम लोग शेरशाह सूरी के जितने भी कार्य हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी ने कौन सा युद्ध लड़ा, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप जान लें शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी की कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, फरीद खान। बचपन का नाम था फरीद खान। देखिए, ये एक बहुत ही गरीब परिवार का से एक आता था। ये किसके यहाँ नौकरी करता था, किस शासक के यहाँ, यही एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि फरीद खान या शेरशाह सूरी कब नाम पड़ा, ये भी आपको बताएंगे। किसके बिहार में किस शासक के यहाँ नौकरी करता था। तो उस समय बिहार के शासक थे महमूद शाह नुहानी। महमूद शाह नुहानी। अब दो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खान। किसके, बिहार के, ये बिहार के शासक थे महमूद शाह नुहानी। महमूद शाह नुहानी के यहाँ वो क्या था, नौकर के रूप में काम करता था। कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि शेरशाह सूरी ये नाम कैसे पड़ा। तो इस पर बहुत सारी कहानियां हैं। जो कहानी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, जो कई जगहों पर मिलती है। कहा यह जाता है कि महमूद शाह नुहानी कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में किसी जंगल में शेर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वहां पर उनका बचना मुश्किल था, लेकिन साथ में कौन था उसके, फरीद खान या शेरशाह सूरी उनके साथ में थे। वहां पर फरीद खान या शेरशाह सूरी ने वहां पर अपने तलवार के एक वार से शेर की हत्या कर दी और महमूद शाह नुहानी मीन्स अपने शासक की जान बचा ली। इसी इवेंट पर, इसी घटना से या इस बहादुरी से प्रसन्न होकर के महमूद शाह नुहानी ने फरीद खान का नाम शेरशाह सूरी रख दिया। ये ऐसी कथाएं सुनने में मिलती है कि शेरशाह सूरी का नाम महमूद शाह नुहानी ने इस घटना के बाद रखा था। तो ये एक कहानी थी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये है कि फरीद खान की विवाह किससे हुआ था। तो ये भी एक रोचक कहानी है। अब जान जाए, महमूद शाह नुहानी जो वहाँ के शासक थे, इनकी डेथ हो गई थी कम उम्र में ही। महमूद शाह नुहानी की कम उम्र में डेथ हो जाने के कारण उनकी बेगम थी दूदू बेगम से किसने विवाह किया, शेरशाह सूरी ने विवाह कर लिया था या फरीद खान ने विवाह कर लिया। महमूद शाह नुहानी जो फरीद खान या शेरशाह सूरी को बहुत ही वफादार अपना एक नौकर मानते थे। साथ में ये भी चाहते थे कि हमारे न रहने पर शेरशाह सूरी ही शासन व्यवस्था को देखें। और हुआ ये कि महमूद शाह नुहानी की मृत्यु के बाद फरीद खान या शेरशाह सूरी ने उनकी बेगम ददू बेगम से विवाह कर दिया। तो इस पर जो भी क्वेश्चन आपको पूछे वो आपको बताएं। इसकी जो कहानी थी वो हमने आपको बता दिया। बचपन की जो कहानी है शेरशाह सूरी की इसी तरह से है। बहुत ही गरीब परिवार से था शेरशाह सूरी, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो बड़े थे। कार्य से ही व्यक्ति की पहचान होती है और कार्य से ही उसको याद किया जाता है। आगे हम लोग इसके कार्य के विषय में ही बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी जैसे ही शासक बना, हमने आपको बताया कि दो युद्ध इसने लड़ा। किससे, हुमायूं से। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में विलिग्राम का युद्ध। तो ये दोनों जो युद्ध थे, चौसा का युद्ध और विलिग्राम का युद्ध,
दोनों में आपने सुना भी, हुमायूं ने हमने बताया था कि हुमायूं को इसने पराजित किया, शेरशाह सूरी ने, और वहां पर मुगल साम्राज्य को समाप्त करके भारत में दिल्ली का ये शासक बना। तो कब से कब तक बना था वो वर्ष भी हमने आपको बताया था। शासक कब तक बना, 1540 से लेकर, ये वर्ष याद रखेंगे, 1540 से लेकर 45 तक। अब देखिए वहां पर हमने आपको बताया था कि 1555 में कौन बना था, हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बन गया। अब ये 10 वर्ष की जो गैपिंग है ये क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो 1545 तक ही शासक बना शेरशाह सूरी, किसको, हुमायूं को हरा करके विलग्राम के युद्ध के बाद। हाँ एक चीज और याद रखेंगे, पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले किस युद्ध में भाग लिया था, सबसे पहले। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी 1528। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पहले कौन सा युद्ध हो गया। शुरुआत तो यहाँ से हो रही है 1539 से 1528। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था आपको पहले हमने बताया है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच में हुआ। बाबर और कौन थे, चंदेरी के जो सूबेदार थे। चंदेरी के सूबेदार कौन थे, मेदिनी राय। चंदेरी के सूबेदार कौन थे, मेदिनी राय, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में। तो बाबर को या मुगल सेना को सहयोग करने वाले कौन थे उस समय, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही सहयोग किया था, किसकी, बाबर की। बाबर को सहयोग किया था किसके विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो पहली बार युद्ध में शेरशाह सूरी कब भाग लिया था, 1528 के। जब भी क्वेश्चन पूछे कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले किस युद्ध में भाग लिया, तो आप क्या बताएंगे, 1528 के चंदेरी के युद्ध में। किसके साथ होकर के, बाबर के साथ में होकर, ठीक है, बाबर के साथ में होकर के। और देखिए 1528 में बाबर का साथ दिया और 1539 में हुमायूं उसके लड़के के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उसके लड़के को भगाया भारत से, भागो तुम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इसकी भी महत्वाकांक्षा थी। जैसे बाबर की महत्वाकांक्षा थी, हुमायूं की महत्वाकांक्षा थी, उसी तरह शेरशाह सूरी की भी महत्वाकांक्षा कि हमारा साम्राज्य दूर तक हो, ठीक है। तो इस तरह से इसने प्रयास किया था सबसे पहले, ठीक है। किताबों में कई जगह नहीं मिलता है कि पहला युद्ध इसका कौन सा था। तो पहला युद्ध चंदेरी का युद्ध था, जिसमें बाबर के साथ अपनी सेना के लेकर गया था, जिसमें मेदिनी राय को हारना पड़ा था, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के जो कार्य है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे जितने भी कार्य हैं वो हम आपको बताते हैं, वही कार्य इम्पॉर्टेंट है और उसी को आपको याद रखना है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने समाज के लिए, देश के लिए, शासन व्यवस्था के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो बाद में चल करके अंग्रेज जब आए हैं तो उसी को वो रिपीट किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जब अंग्रेज आते हैं तो ब्रिटिश संसद से वो पास कराते हैं, जो व्यवस्था शेरशाह सूरी ने लागू की थी। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ही उसकी शुरुआत कर दे देता है। एक तरह से देखा जाए तो समाज के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो इसके जो कार्य हैं हम क्रमशः उस पर सब पे डिस्कस कर रहे हैं। सारी चीज़ें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन डिटेल में आपको मिलेगा कि कार्य उसके कौन कौन से, ठीक है। शेरशाह सूरी की, ठीक है। पहला कार्य, भारत में एक चीज सुना होगा सबसे पहले, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये आपको जब ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी ये चीजें मिलती हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो भारत में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने की, शासक पूछता है तो क्या बताएंगे, शेरशाह सूरी। अब देखिए जब ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत हुई तो उस समय क्या पूछता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरुआत की थी, वहां पे शासक का नाम नहीं लेगा ना। तो शासक अगर पूछता है तो क्या बताएंगे, शेरशाह सूरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, शेरशाह सूरी में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखिए
होता क्या था, ये कि एक लगान की ही व्यवस्था थी। लगान लेने के लिए ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या था, किसानों से सीधे संपर्क किया जाता। देखिए हमने बताया था कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए इसने बहुत काम किया। होता क्या था, पहले बीच में जमींदार हुआ करते थे या कुछ ऐसे लोग होते थे जो मीडिएटर के रूप में काम करते थे, किसानों से लगान ज्यादा लेते थे, बताते कुछ और थे, मीन्स अंतिम रूप से शासक के पास पहुंचता कुछ और था। ठीक है, तो ये जो बीच के लोग थे वो क्या होते थे, ज्यादा किसानों से वसूल कर लेते थे, डरा करके, धमका करके, क्योंकि उनके पास सैनिक होते थे ना। तो किसान, गरीब व्यक्ति क्या होता था, डर करके दे देता था। तो अब क्या किया, इस व्यवस्था को समाप्त किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगान लेने की क्या थी, एक सिस्टम था, लगान का एक सिस्टम था जिसमें किसानों से डायरेक्ट लगान लेता था। कौन, शेरशाह सूरी। जिससे किसानों को जो अधिक लगान जो देते थे वो लगान क्या हो गई, सीधे कम हो गई। क्यों, क्योंकि मीडिएटर कोई था ही नहीं ना, मीडिएटर भी रखता था अपने पास, लेता कुछ और था, बताता कुछ और था। तो ये आपका हो गया। दूसरी चीज, किसानों के लिए एक और अच्छा काम किया उसने। पहले क्या था कि जो किसानों की पैदावार थी उसके ज्यादा भाग लिए जाते थे। अब दूसरा काम किया क्या इसने, किसानों की पैदावार का 1/3 लगान लेता था। लगान या रैयतवाड़ी, रैयत, रैयत कितना लेता था, 1/3 लेता था। ठीक है, तो ये भारत में पहली बार शुरुआत हुई। ठीक है, हाँ, हालांकि आगे आप जाएंगे तो अकबर के शासन काल तक ये चीजें मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए देखिए यहाँ पर सीधे संपर्क करके किसानों से लगान ले रहा है, और लगान भी कितना ले रहा है, उपज का 1/3 ले रहा है। तो ये इतना होता है। तीसरी चीज एक और परीक्षा की दृष्टिकोण से याद कर लेंगे, एक दीवाने वजीरात। दीवाने वजीरात, ये याद रखेंगे, ये पद है। पूछा जाता है दीवाने वजीरात का पद किसके शासनकाल में आया था, तो ये शेरशाह सूरी ने। दीवाने वजीरात का कार्य क्या था, ये क्या था, लगान, लगान और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इसको देखता था, अर्थव्यवस्था। तो ये क्या था, सबसे बड़ा अधिकारी, लगान और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी को किस नाम से जानते थे, दीवाने वजीरात। दीवाने वजीरात ही क्या देखता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था देखता था, लगान जो देखता था, और जो अर्थव्यवस्था है, जो और अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें थी, वो सारी चीजें कौन देखता था, दीवाने वजीरात। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट, सारी इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। ये तो आपको कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, दीवाने वजीरात का पद। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बताई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी कार्य हैं सभी आपको याद करने हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप जान लें, भारत में डाक व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो डाक व्यवस्था है, भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस की जो शुरुआत है वो किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, इसी डाक व्यवस्था के कारण आगे चल करके भारत में संचार जो सुविधाएं हैं धीरे धीरे आगे बढ़ी है, क्योंकि डाक, प्राचीन समय में डाक व्यवस्था के कारण ही कोई प्रदेश में व्यक्ति हो, अगर वहाँ से पैसा भेजना चाहता हो, किसी तरह से अपने लोगों से संपर्क करना चाहता हो, उनसे बातचीत करना चाहता हो, तो चिट्ठी या रजिस्ट्री के माध्यम से वो करता था। तो भारत में जो डाक व्यवस्था की जो शुरुआत है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर पत्र को ले जाना, पैसे को पहुँचाना, इस तरह की जो चीज़ें थी, सबसे पहले किसने शुरुआत किया, शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, एक चीज और देखें इसमें, गरीबों के लिए, देखिए गरीबों के लिए आज जो भारत सरकार ने किया है वो चीज आपको शेरशाह सूरी ने पहले ही कर दिया था। जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया, इतना अनुभवी व्यक्ति था वो कि वो पहले ही कार्य कर दिया था शेरशाह सूरी ने। क्या था, आप देखिए, पट्टा क्या होता है हम बताएंगे। पट्टा और
कबूलियत प्रथा, पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। पट्टा और कबूलियत प्रथा क्या थी? देखिए, इसमें क्या था कि जितने भी गरीब लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उन लोगों को क्या होता था, एक पत्र पर कुछ चीजें लिखवा ली जाती थी कि आपको इतना उपज में से जितना पैदावार होगा उसको इतना देना होगा, ठीक है। लेकिन लेता कितना था वो? 1/3 ही लेता था। क्यों? क्योंकि खुद एक गरीब परिवार से था, वो जानता था कि गरीबों को कितनी समस्याएं उत्पन्न होती, ठीक है। तो क्या किया, जितनी सरकारी जमीनें थी, जितनी मतलब कि राजा के शासन के अंतर्गत आती थी या बड़े लोग जो थे, इसने ये भी काम किया जो आज भारत सरकार कर रही है, उसने पहले ही कर दिया था। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी उनकी जमीनें भी पट्टे पर लेकर के किसको देता था? गरीबों को देता था। कहता आप खेती करो, इस पे जमीन पे खेती करो और जो होगा उसमें से निर्धारित किया जाएगा कि कितना आपको लेना है, कितना हमें लेना है, ठीक है। तो ज्यादातर हिस्सा किसको मिलता था? उस गरीब को मिलता था, और कम हिस्सा उस शासक के पास आता था या जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके अंतर्गत था, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आज भी है पट्टा प्रथा जो है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जमीन अब उसके नाम से नहीं होती है। आज भी वही चीज़ है, उस समय भी वही थी कि जमीन उसके नाम से नहीं होती है। क्या उसको केवल कृषि कार्य के लिए, गुजारा करने के लिए वो जमीन दे दी जाती थी, वो कृषि कार्य उसको करता था। कबूलियत प्रथा वही थी, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें थी जो मान्य होती थी, जमीन से संबंधित थी, तो शर्तें मान करके आपको जमीन दे दी जाती थी। तो भारत में सबसे पहले कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने। इसको भी याद रखेंगे। और देखें, अब शेरशाह सूरी को लगता था कि समाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसका दिमाग इस तरह से चलता था कि गरीबों के लिए, समाज के लिए किस तरह से करना है। इसीलिए इसने देखें, देश की पूरी जमीन का सर्वे कराने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। तो अगला आपको क्या याद रखना है? देश की सभी जमीनों का सर्वे कराने वाला, सभी जमीनों का सर्वे कराने वाला पहला शासक, ठीक है, कौन था? शेरशाह सूरी। पूरी जमीनों का सर्वे जो कराया था, तो इसके लिए इसने एक यंत्र का उपयोग किया था। उस पर भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है कि देश की पूरी जमीनों का जो सर्वेक्षण हुआ था वो किस यंत्र के माध्यम से उसको काउंट किया गया था, उसकी गणना की गई थी और पता लगाया गया था कि कितनी जमीनें क्या है अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी कृषि कार्य के लिए, कितनी जमीनें व्यवसायिक कार्यों के लिए है, कितनी जमीनें ऐसी है जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, वो जमीन क्या है? बंजर है। ये पूरी जमीन का सर्वे कराना। देखिए, ये चीजें क्या हुई, जब देश आजाद हुआ तब हुआ, और ये चीज पहले ही शेरशाह सूरी ने करा लिया। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन इसका दिमाग कितना तेज चलता था। उसको पता ये करना था कि कितनी जमीनों पर कृषि कार्य हो रहा है, कितनी जमीनें ऐसी हैं जो बेकार पड़ी हुई है। जो बेकार पड़ी हुई किसको दिया जाए? गरीबों को दिया जाए। तो देश की पूरी जमीनी का सर्वे कराने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। जिस से उसने माप किया था, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की सभी जमीनों का सर्वे किस यंत्र से किया गया था, तो उसका नाम था गजे सिकंदरी। मापने के लिए जो पैमाना यूज किया गया था उसको क्या कहा गया? गजे सिकंदरी। ये गजे सिकंदरी पहले भी आपको सुनने को मिलेगा। पहले क्या आता है, सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा। सिकंदर लोदी ने ये भूमि को मापने का, जमीन को मापने के लिए एक गणना करने के लिए एक पैमाना बनाया था जिसको कहा गया था गजे सिकंदरी। सिकंदर लोदी, सिकंदर के नाम पर ही ये बना था गजे सिकंदरी। तो ये आपका पहले से ही चला आ रहा था भारत में। इसी के माध्यम से, इसी पैमाने के माध्यम से देश की जमीन का सर्वे कराया था किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो भारत में पूरी जमीन का सर्वे कराने वाला ये पहला शासक था। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, इसकी सोच इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी, ये चाहता था कि हमारा साम्राज्य
विश्व के सभी शासकों में क्या हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो। इसलिए देखिए, इसने उस समय की सबसे बड़ी सड़क का निर्माण इसी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। जितने भी विश्व के शासक थे, ठीक है, इसने एक सड़क का निर्माण कराया था। कहाँ से? कलकत्ता। उस समय कलकत्ता ही, आज तो इसका नाम क्या हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो कलकत्ता ही लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कलकत्ता से कहाँ तक बनाया था? पेशावर तक। सोच ले, इतना बड़ा हाईवे आज भी सरकार को बनाने में सांस फूलने लगती है, लेकिन उस समय संसाधन कम होने के बाद भी कितना बड़ा निर्णय इसने लिया। उस समय देश का सबसे बड़ी सड़क थी, देश का सबसे बड़ा हाईवे कौन था? कलकत्ता से पेशावर तक इसने बनवाया था, शेरशाह सूरी। अब इसका नाम उसने क्या रखा? उसका नाम रखा सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, ठीक है। सड़क ए आजम कहां से कहां तक था? कलकत्ता से पेशावर तक। अब देखिए, बाद में यही नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक था? कलकत्ता से पेशावर। देखिए, कलकत्ता भारत में, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आपका लास्ट का एरिया है। तो ये आपका इतनी दूरी तक, ये समझ लें कि आप समझ लें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, इतनी दूरी तक आपका बनाया था। कलकत्ता आपका चला गया एकदम बिल्कुल आपका पूर्व में, अब ये चला गया एकदम पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूरी होगी, उतना बड़ा हाईवे इसने बनवाया। नाम क्या रखा इसने? सड़क ए आजम। कभी भी क्वेश्चन पूछे, सड़क ए आजम कहां से कहां तक बनाया गया था, तो आप बताएंगे कलकत्ता से पेशावर तक। इसका नाम बाद में चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासनकाल आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये नाम किसने रखा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में रखा गया, ठीक है। इसका कुछ जो इसमें कमियां थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में पूरा किया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो शासक थे, खास के जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, तो सभी का एक ही उद्देश्य था कि भारत से जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें हैं तो भारत से ले जाना है और ब्रिटेन में अपने यहाँ लूट करके ले जाना है। तो उस समय देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को विकास करने की सोच एक ऐसे शासक जो गरीब, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके दिमाग में आती है कि बुनियादी ढांचा अगर स्ट्रांग होगा तो हमारा साम्राज्य का विस्तार होगा। उस समय इसके दिमाग में सोच आई और इतनी बड़ी हाईवे का निर्माण कराया। वो जानता था कि आगे चल करके इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जिस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना अच्छा होता है, वो देश उतना ही तेजी से तरक्की करता है। ये आधुनिक मॉडर्न आगे बढ़ने का एक नया मेथड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसकी सोच देखें, इतनी दूरी तक ये बना। दोनों चीजें याद रखेंगे। कलकत्ता से पेशावर पूछे, सड़क ए आजम नाम रखा था किसने? आपका शेरशाह सूरी, ठीक है। हाँ, एक चीज, एक सामान्य क्वेश्चन है, उसको आप जान लें। पाटलिपुत्र आपने सुना होगा। पाटलिपुत्र हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत की इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में पटना जो बिहार की राजधानी है, उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र ही था, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम पूछा जाता है कि किसने बदल के पटना किया। पटना आज जो सुन रहे हैं, आज नाम क्या है? पटना ही है ना। तो पटना किसने बना दिया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी भी कहाँ का था? बिहार का ही था। अब पटना आज जो राजधानी है, वो पहले क्या थी? पाटलिपुत्र के नाम से। पाटलिपुत्र का नाम किसने बदल दिया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी भी बिहार का ही था, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इसने 2 सिक्के चलवाए थे, इस पर भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। एक इसने चांदी का सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का, दोनों के नाम आपको बताएंगे। चांदी का सिक्का, दूसरा तांबे का सिक्का। 2 सिक्के इसने चलवाए थे, तांबे का सिक्का, ठीक है। अब एक और नई चीज मिलेगी जो आज तक चलती आ रही है आपको।
चांदी का जो सिक्का चलवाया था उसका नाम इसने क्या रखा था? रुपया। रुपया जो आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शब्द किसने ले आया? शेरशाह सूरी ने। इसके पहले रुपया शब्द का वर्णन हुआ है लेकिन प्रचलन में नहीं आया, याद रखेंगे। रुपया शब्द का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के जो चांदी के सिक्के का नाम था, चांदी के सिक्के की जो वैल्यू थी उसको किस में नापा जाता था? रुपए में मापा जाता था। ठीक है। अब तांबे के सिक्के का भी हम बता देते हैं। तांबे के सिक्के का जो चलाया था उसको कहा जाता था दाम। ठीक है, इसकी वैल्यू दाम में मापी जाती थी। दाम एक उर्दू वर्ड शब्द है। ठीक है। और ये रुपया, चांदी के सिक्के को रुपया के नाम से जानते थे। तांबे का जो सिक्का था उसको किस नाम से जानते थे? दाम के नाम से जानते थे। तो ये भी आपके रुपया जो आज आप सुनते हैं इसको भी जान लें कि भारत में रुपये की जो प्रचलन में आया है। रुपया पहले भी प्राचीन भारत के इतिहास में ये मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास में कब से ये मिला है, कहाँ पे मिला है, इसके विषय में कभी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग शेरशाह सूरी को पूरा करते हैं। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और याद रखें, इनके जो विदेश मंत्री होते थे उनको एक नाम से जाना जाता था। तो दीवाने रसातल शब्द आता है। दीवाने रसातल। दीवाने रसातल पूछता है कि ये पद शेरशाह सूरी के शासन काल में इस पदाधिकारी का कार्य क्या था? तो दीवाने रसातल उस समय थे विदेश मंत्री। उस समय जो कौन थे? विदेश मतलब लोग अन्य देशों के लोगों से, अन्य देश के शासकों से जो बातचीत करने का कार्य होता था वो किसका होता था? दीवाने रसातल। ठीक है। तो इसके ये प्रमुख कार्य थे जो इसने किया था। जितने भी इसके कार्य, सभी कार्य आपके क्या है? एक अलग तरीके से, और एक ऐसे कार्य हैं जो किसी भी अच्छे शासक की एक निशानी है। अब देखिए, किसानों के लिए कितना बड़ा काम, पैदावार का 1/3 लेने लगा, सीधे संपर्क करके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। यही रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी ब्रिटिश शासन काल में आती है। और वो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में आती है तो उसमें कितनी बार सुधार किया है। जितने भी आप आते गए गवर्नर जनरल, सब उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते गए। परफेक्ट नहीं था, लेकिन इसका क्या था? देखिए, जो गरीब व्यक्ति होता है वो जानता है कि गरीबों की, किसानों की क्या समस्या है, तो सीधे डायरेक्ट वो वहीं से उस समस्याओं को हटाने की प्रयास करता है। तो वो जो कमियां थी, इसने शेरशाह सूरी ने वहीं से उसको समाप्त करके और व्यवस्था लागू करी। यही ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में जितने भी गवर्नर जनरल है, आपको पढ़ेंगे उसको, सब जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई न कोई सुधार करते हैं। परफेक्ट लगता ही नहीं, जनता परेशान रहती है, जनता इसके विरुद्ध आवाज उठाए, धीरे धीरे उनको सुधार करते हैं। सुधार भी वैसा होना चाहिए कि उनके फायदे के लिए ज़्यादा हो, किसानों के लिए भले ही कम फायदे के लिए। ये सारी चीज़ें थी शेरशाह सूरी। हाँ, एक जान लें, शेरशाह सूरी किस युद्ध में मारा गया, उसका मकबरा कहाँ पे बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी 1540 के बिलग्राम के युद्ध के बाद, ये 1540 से लेकर 45 तक शासक था। 45 तक, हाँ, बीच में उसने एक बार और प्रयास किया था, वो हम आपको बता देते हैं। 1542 में इसने मालवा के शासक को पराजित करके, मालवा के जो शासक थे इनको पराजित करके, जो ये मध्य प्रदेश और गुजरात का जो पश्चिम का भाग है वो मालवा क्षेत्र कहा जाता है। मालवा क्षेत्र एक बड़ा संपन्न क्षेत्र है, आप जानते भी होंगे, खास करके सोयाबीन तो सुना भी होगा। तो इसके लिए या अन्य फसलों के लिए मालवा एक संपन्न क्षेत्र है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पहले भी था, आज भी है। ठीक है। तो 1542 में मालवा के शासक को 1540 के बाद, मतलब हुमायूं को देश से भगा दिया, भाग गए। उसके बाद मालवा के शासक को भी पराजित करके थोड़ा सा और अपना साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, शेरशाह सूरी किसी के मारने से नहीं मरा था, दुर्भाग्य से मरा था। कब मरा था उसको आप जान लें। 1542 के बाद 1545 में कालिंजर का युद्ध हुआ।
कालिंजर का युद्ध, ठीक है। किसके विरुद्ध था? वहां के जो शासक थे या सूबेदार थे, किरत सिंह, किरत सिंह के विरुद्ध था। किरत सिंह और शेर शाह के बीच में 1545 में कालिंजर का युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी इसमें भी विजय उसकी हासिल हुई थी। अपने शासकों सैनिकों के साथ आराम फरमा रहा था, क्योंकि शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था, एक निडर शासक था, एक अच्छा रणनीतिक शासक था। उसको युद्ध में हारना उसको पसंद नहीं आता था। जहाँ पर भी उसने युद्ध लड़ाई लड़ी वो जीतता ही गया, ठीक है। किरत सिंह को पराजित करने के लिए वो वहाँ पे आराम सैनिकों के साथ आराम फरमा रहा था, अपनी छावनी के पास में ही, कालिंजर में ही। तो वहाँ पर ही बारूद का जो ढेर था उसी में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1545 में। इसीलिए कहा जाता है कि कालिंजर के विस्फोट, कभी कभी सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कालिंजर के विस्फोट में किस शासक की मृत्यु हुई? तो कालिंजर के विस्फोट में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। इसमें बारूद में आग लगने या बारूद में विस्फोट होने के कारण ये मृत्यु हुई। 1545 में इसकी डेथ होगी। इसीलिए बार बार हम आपको क्या बता रहे हैं, 1540 से 45, ठीक है। हुमायूं कब आया? 1555 में। ये बीच का जो समय है 10 वर्षों तक शासक विहीन रहा। खास करके जो लोकल जो शासक थे, जहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो करते रहे, क्योंकि 1555 में ही बैरम खां के सहयोग से पुनः जो है हुमायूं शासक बना था दिल्ली का। 45 में ही इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। किसकी? शेर शाह सूरी, ठीक है। और 10 वर्ष का ये जो डिफरेंस है, क्योंकि हुमायूं भी जल्दी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आपके पास सेना होनी चाहिए, शासन व्यवस्था करने के लिए किसी का सपोर्ट होना चाहिए, भारत में हो या कोई बाहर अगर शासक हो तो वो सपोर्ट करे, तभी तो आप फिर से शासक बन सकते हैं। तो इसलिए ये 10 वर्ष का डिफरेंस अंतर बना रहा, जो लोकल शासक थे वो करते हैं। अब हम लोग को जानना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बनाया गया है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जान लें। कई बार परीक्षाओं में एक सामान्य क्वेश्चन है, सासाराम, याद रखिए सासाराम बिहार में है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया गया, ठीक है। कालिंजर के युद्ध के बाद इसकी डेथ हुई। इतनी सारी जानकारियां थी शेर शाह सूरी के विषय में। सारी जितने भी इसके कार्य हैं सभी कार्य आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके कार्य ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। बचपन का नाम इनका फरीद खां, वो भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो वो भी सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें उसको नोट बना लें और इसको याद करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।